नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडी लाइव स्पेशल एडिशन। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी थोड़ी देर में आईपी के आंकड़े भी आने वाले हैं, उस पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज रहेगी। लेकिन फिलहाल कमोडिटी मार्केट में फटाफट से आपको बता दूं कि आज ट्रेडिंग कैसे हो रही है, क्योंकि सोने चांदी देखिए इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं वो वे कर रहे हैं इस समय। उसके कारण सोना जो है इंटरनेशनल मार्केट पे 2 महीने के उच्चतम स्तर पे और घरेलू बाजार पे 1 महीने के उच्चतम स्तर पे। इंटरनेशनल गोल्ड आज भी चढ़ा है और स्ट्रॉन्ग तेजी है। पिछले महीने भर में देखें तो कॉमेक्स पे $70 से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। आज घरेलू कीमतों में कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट इजाफा नहीं हुआ, लेकिन बायस पॉजिटिव ही रहा। बाय एंड डिप्स की मार्केट बनी रही। क्रूड हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा स्लाइड जरूर करता हुआ नजर आया और ओवर सप्लाई कंसर्न्स हैं जो इस समय इस कमोडिटी पे हावी हैं, जिसके कारण आज इंटरनेशनली भी देखेंगे और घरेलू बाजार पे भी देखेंगे तो आपको एमसी क्रूड और इंटरनेशनल क्रूड के भाव थोड़े गिरावट के साथ ही नजर आएंगे। वीरेश हिरेमत साहब ऐसे से मौजूद है, हेड रिसर्च कमोडिटी कार्वी कॉमट्रेड के। वीरेश जी, शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, गोल्ड और चांदी आज के सत्र के लिए सिर्फ टारगेट से स्टॉप लॉस जाना चाहूंगा, और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, क्या अब आपको लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए जिन्होंने पिछले कुछ 3-4 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव पोजीशन बनाई हो? जी बिल्कुल रजत, जिस तरह से मार्केट में एक रैली हुआ है जियोपॉलिटिकल लेकर, यहाँ से एक ये हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन में भी है और कुछ ही देर में सीपीआई डेटा भी आने वाला है यूएस से, हो सकता है। इसके चलते मार्केट कहीं ना कहीं एक हायर लेवल में है, एक रेजिस्टेंस लेवल पर है। एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिर भी इंट्राडे के ट्रेडर्स को ही करना है तो फिर भी अभी भी मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड बने रहेगा। मेरे को लग रहा है अराउंड 29,360 या 29,400 लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। राइट। और साथ ही साथ ये क्रूड पे क्या करना चाहिए? एक तो गिरावट का कारण समझाएं और आप टारगेट्स क्या लेकर चल रहे हैं? हाई लेवल पे अगर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है तो क्या टारगेट्स लेकर चल रहे हैं क्रूड पे? देखिए, इंट्राडे की बात की है तो मेरे को लग रहा है आज 3050 का लेवल एक लग रहा है। कोई भी एक पोजिशनल या नेक्स्ट वीक के लिए लेवल देखना है तो मेरे को लग रहा है अराउंड 2900 या 2850 लेवल्स में भी देखने को मिल सकता है। साथ ही कोई कमोडिटी जो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपने चुनी और जहां पर आपको समझ लग रहा हो कि आज मूव काफी स्ट्रांग मिल सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी फेवरेबल है? देखिए, गोल्ड सिल्वर दोनों में भी अच्छा ही लग रहा है। उसमें सिल्वर बेहतर लग सकता है, सिल्वर में बेट कर सकते हैं, सिल्वर में बाई करके चलना चाहिए। आज का मेरा टारगेट रहेगा 39,650 टू 39,700 लेवल्स का। अच्छा, सिल्वर एक कमोडिटी हो सकती है जहां पर आप पोजीशंस बाय एंड डिप की मार्केट है इसमें बना सकते हैं। बेस मेटल्स कैसे नजर आ रहे हैं, स्पेशली कॉपर और निकल? देखिए, कॉपर में एक मार्केट हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट एक करेक्शन मोड पे है। बट एक लॉन्ग टर्म का व्यू देखें तो मार्केट अभी भी एक पॉजिटिव दायरे में ही रहेगा। जो भी एक डिप मिलेगा अराउंड 408 का लेवल तक जब मिलेगा वहां पे बाई करना चलना चाहिए। आज के लिए टारगेट रहेगा 413 लेवल्स का। 404 का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। चलिए, आईपी के आंकड़े जो मच अवेटेड थे वो आ चुके हैं और आईपी जो ग्रोथ नहीं आई है इस बार डी ग्रोथ है, -0.1%। देखिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 0.6% की ग्रोथ एटलीस्ट होगी, लेकिन ये अब आईपी डी ग्रोथ है। और जून में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा है वो है -0.1%। अब ये काफी धीमापन है और ये मैं आपको बता दूं कि एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि डी ग्रोथ में जाती हुई नजर आएगी इस बार आईपी प्रोडक्शन, लेकिन क्योंकि डी स्टॉकिंग थी, ये जो समय था, ये जो पीरियड निकला, ये जीएसटी के पहले का समय था, तो कहीं ना कहीं डी स्टॉकिंग एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से इतनी धीमी आईपी ग्रोथ देखने को मिली है। अब जानना ये जरूरी हो जाएगा कि किस फ्रंट पे, क्या मैन्युफैक्चरिंग के फ्रंट पे डेंट पड़ा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर माइनिंग, कौन सा ऐसा सेगमेंट रहा जहां जिसकी वजह से इतनी नेगेटिव ग्रोथ जो है वो अर्थव्यवस्था में निकल के आई है। मेरे साथ बृंदा जागीरदार और साथ साथ टीएस हरिहर साहब इसमें मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है जी बिजनेस में। बृंदा, सबसे पहले आपके पास में आता हूं। आईपी का जो आंकड़ा है जून महीने में वो है -0.1%। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, मैं तो सोच रही थी कि माइल्डली पॉजिटिव होगा। नेगेटिव तो डी ग्रोथ तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन ये इट डज कम एज अ सरप्राइज। लेकिन जैसे आपने कहा, ये नेगेटिव कहाँ से आया है ये देखना इम्पोर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग से आया है, इलेक्ट्रिसिटी से आया है या माइनिंग से आया है? मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूज टू बी वीक। बिल्कुल ठीक है। ये दो जो सेगमेंट थे पिछली बार भी काफी डिसअपॉइंटमेंट लेकर आए थे, जो खासतौर पर माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन हरिहर साहब, आपका एस्टिमेट बताएं। और ये जो आंकड़ा है ना, ये स्लिप हुआ है अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो 1.7% के मुकाबले -0.1%। जो वजह मैं बता रहा हूं उसमें मुख्य है डी स्टॉकिंग ऑफ गुड्स। जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन से पहले का समय जहां पर कंपनियां जो है वो डी स्टॉक करती हुई नजर आई अपना गुड्स, इन्वेंट्री बिल्डअप था नहीं, एक्सपोर्ट्स के आंकड़े वीक थे जून महीने में, ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार धीमी थी, खासतौर से पैसेंजर व्हीकल कार्स जो बिक्री थी या फिर प्रोडक्शन के आंकड़े ले लें तो ये तमाम ऐसे ट्रिगर्स थे जो बता रहे थे कि एक धीमापन जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन -0.1% पे पहुंच गए।
नहीं, फ्रैंकली मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरा मानना है कि ये जो मई और जून में एक काफ़ी एग्रेसिव डिस्टॉकिंग हुआ था, क्योंकि सारे मैन्युफैक्चरर्स का प्रायोरिटी यही था कि पहले अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक्स को निकाल दें और उसके बाद फ्रेश मैन्युफैक्चर करें। तो अक्रॉस द बोर्ड मोस्ट फैक्ट्रीज आर ऑपरेटिंग एट स्लाइटली लोअर कैपेसिटी, तो आई थिंक मुझे कोई सरप्राइज नहीं हो रहा है। और मेरा मानना है कि शायद मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कुड एक्चुअली बी डीपली नेगेटिव इन दिस क्वार्टर, बट आई थिंक वी आर अवेटिंग द नंबर्स, बट हमारा एस्टिमेट है कि मैन्युफैक्चरिंग कुड बी डीपली नेगेटिव दिस टाइम। बिल्कुल सही बात है। जो मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ आई है इस बार, मेरे पास आंकड़ा आ गया है, वो है -0.4% वर्सेस 1.2% लगा ले मंथ ऑन बेसिस पे। तो ये जो सबसे तगड़ा झटका जो लगा है वो मैन्युफैक्चरिंग के फ्रंट पे लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और वेटेज बहुत हैवी है। लगभग 77.6% की जो वेटेज है आईपी आंकड़ों में वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के फ्रंट पे ही होती है। वृंदा, ये तो आंकड़ा पहुंच गया -0.4%। तो ये मान लें कि इन्वेंट्री बिल्डअप नहीं किया कंपनियों ने और डी स्टॉकिंग की वजह से ही आईपी ग्रोथ इस बार नेगेटिव पड़ी है। हाँ बिल्कुल, डिस्टॉकिंग, और क्योंकि जीएसटी का इम्पैक्ट जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो दिख रहा है। मेन प्रेडोमिनेंट इम्पैक्ट इज डिस्टॉकिंग एंड लैक ऑफ इन्वेंट्री बिल्डअप, उससे ये नेगेटिव ग्रोथ आया है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जो वीकनेस है दैट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज, क्योंकि ये ऐसा वीकनेस जो है ये तो काफी समय से दिख रहा है। सो इसलिए ये जो चिंता इस बात की होनी चाहिए कि ये ट्रेंड कब रिवर्स होगा और कब से मैन्युफैक्चरिंग में हम मोमेंटम देखेंगे। इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ जो है वो 2.1% रही है, और ये बता दूं कि ये पिछली बार थी 8.7%। तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्रंट पे भी कुछ ज्यादा एनकरेजिंग फिगर है नहीं। मेरे साथ ऋषि शाह जी इस समय मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं डेलॉइट से। ऋषि, शुक्रिया आपने समय बिजनेस को देने के लिए। आंकड़ा मैं एक बार फिर से दोहरा दूं आपके लिए, -0.1% पे पहुंच गई है आईपी की रफ्तार। आपको एक्सपेक्टेशन थी कि नेगेटिव टेरिटरी में पहुंचेंगे, और क्या प्रमुख वजह आप समझते हैं जो इतनी नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है आईपी में, जून आईपी में? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जैसे पहले भी मैम बता रही थी कि जीएसटी का इफेक्ट एक बहुत मेजर चीज है। जो आईपी जो है वो आपका कैप्चर करता है प्रोडक्शन और सेल्स नहीं। अगर आप देखेंगे इसमें एक मिसमैच है। जून में चाहे आपका सेल्स पिकअप किया होगा, लेकिन आपकी प्रोडक्शन कम है बिकॉज आपको नए प्राइसेस नहीं पता था कि आप कितने प्राइसेस पे क्या बेच पाएंगे। तो आई थिंक दैट वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और बाकी 0.1 नेगेटिव मतलब वो ऑलमोस्ट स्टेबल प्रोडक्शन लेवल आप मान के चलिए। तो वैसे भी अगर आप एक्सपेक्टेशन देखेंगे तो ज्यादा किसी अच्छे नंबर की नहीं थी। So we were expecting a very small positive number. उसकी जगह you've got a very marginally negative number. तो उसमें कुछ this is not much of a surprise. PMI डेटा पहले ही इनके जो आए थे उसमें भी कुछ ज्यादा आपको encouraging numbers नहीं दिखे थे। अच्छा, पर ऋषि ये बात तो आप समझाएं कि मैंने जनरल इंडेक्स की बात की है, उसमें -0.1% का आंकड़ा है, लेकिन किसी भी पैरामीटर पे कोई इतना बड़ा चेंज नहीं देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए, ये -0.4% पे है। माइनिंग हालांकि 0.4% है, थोड़ा सुधार जरूर नजर आएगा मंथ ऑन बेसिस पे, लेकिन माइनिंग का आंकड़ा 0.4% का है। ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी की जो ग्रोथ है वो मात्र 2.1% की है। तो अक्रॉस द पैरामीटर्स कोई बहुत स्ट्रांग ग्रोथ नहीं है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है इस समय अर्थव्यवस्था में। और लगातार 4 बार से हम देख रहे हैं आईपी में एक नेगेटिव ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है, एक डाउनवर्ड स्लोप देखने को मिल रहा है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा वरिंग फैक्टर है। ये बात मैं मानता हूँ कि आपकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, और आप इसको क्रेडिट ग्रोथ के साथ भी अगर आप मैप करेंगे तो दोनों चीजों में आपको दिखेगा कि वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और अभी वैसे हमारा जैसे जो इकोनॉमी का जो हाल है उसमें आप सडन पिकअप आपको देखने को नहीं मिलेगा आने वाले। तो आप देखेंगे आईपी परफॉर्मेंस थोड़ा फेस्टिव सीजन की तरफ जाते हुए थोड़ी बेटर हो जाती है, लेकिन ओवरऑल सबड्यूड ही रहेगी। आने वाले कुछ महीने में भी आपको लो सिंगल डिजिट से ऊपर देखने का मिलने का चांस कम है। जहां तक आप इलेक्ट्रिसिटी का बता रहे हैं, वहां पे एक बेस इफेक्ट की भी बात है कि लास्ट ईयर अगर 8.1% ग्रो किया था तो इस साल थोड़ा उसका भी मैटर करेगा। बट ओवरऑल आई थिंक वही है कि आपकी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं हो रही है, एंड जो नंबर्स हैं ये सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अच्छा वृंदा, एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे, क्या फ्रेश डिमांड या फिर अब रीबिल्ड ऑफ इन्वेंट्रीज होगी आने वाले कुछ महीनों में? आपको लगता है कि जीएसटी का इम्पैक्ट फैक्टर इन हो चुका है इकोनॉमी में और अब फिर से इन्वेंट्री बिल्डअप के चांसेस बहुत स्ट्रांगली बढ़ जाते हैं, उसका इम्पैक्ट गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि आईपी में पॉजिटिव फ्रंट पे देखने को मिले?
हाँ बिल्कुल, जैसे हमने एक्सपेक्ट लोग सम पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि जो जीएसटी का इम्पैक्ट होगा वो बहुत ही डिसरप्टिव होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत स्मूथली हो गया है। सो जीएसटी अभी बहुत मतलब सेटल हो चुका है, इसलिए इसके बाद यहाँ से जो रीस्टॉकिंग का जो भय था, जो डर था, वो इन्वेंट्री के बारे में सब लेकर वो सारी चिंताएं अभी खत्म हो गई हैं। तो इसलिए उस ऑन दैट काउंट तो अभी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इन्वेंट्रीज विल स्टार्ट गेटिंग बिल्ट अप। सो फार एज मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न, हाँ इन्वेंट्री की तरफ से थोड़ी चिंता कम हुई है, लेकिन जो फ्रेश कैपेसिटी बिल्डअप है, जो फ्रेश इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है, उस पर अभी तक चिंता बनी हुई है, क्योंकि हम नहीं देख रहे हैं कि जो नए फैक्ट्रीज आए या कुछ नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आए उनसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़े, वो अभी दिख नहीं रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ा सीरियसली सोचना होगा कि इसको कैसे हम जल्दी बढ़ावा दे सकते हैं और इसकी लिंकेज कैसे कर सकते हैं एग्रीकल्चर के साथ, सर्विसेज के साथ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकेला अपने से बढ़ नहीं सकता है। इसलिए इसको लिंकअप करके और डोमेस्टिक डिमांड इतनी अच्छी है, इसलिए हम डोमेस्टिक डिमांड को ही टैप करें और मैन्युफैक्चरिंग को एक पुश दें। अभी आई थिंक सारा फोकस उस पर ही होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। और मैं दो आंकड़े हर बार बहुत क्लोजली देखता हूँ, वो है कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन के आंकड़े कैसे आए हैं, माइनस है, -6.8%, तो कोई रिकवरी नहीं समझे आप कैपिटल गुड्स सेक्टर में। और साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यहाँ पर -2.1% का आंकड़ा आपको दिखाई देगा, तो डी ग्रोथ है इन दोनों ही सेक्टर्स पे। अब हरियर साहब इसको थोड़ा शेयर बाजार से भी जोड़ के देखना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि एकदम से मार्केट्स जो हाई लेवल्स पे स्लिप हो रही है, वैल्यूएशन कंसर्न्स है मार्केट पे। बीएचईएल के नतीजे आए थे, इतने एनकरेजिंग नहीं थे इस बार भी। अब जो कैपिटल गुड्स का आंकड़ा है वो है -6.8%। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी बहुत स्ट्रांग ग्रोथ है नहीं, तो बाजार इसको कैसे लेगा और कैसे अब समझ रहे हैं कि आने वाले समय के लिए मार्केट्स का मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा? देखिए, मैं खास करके कैपिटल गुड्स पर टिप्पणी करना चाहूंगा, और जहां तक कैपिटल गुड्स का सवाल है, आप जिस फिगर की बात कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज डेफिनेटली लोअर देन व्हाट वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्वार्टर्स। पर यदि आप 1 ईयर पहले की से तुलना करोगे तो आई थिंक कैपिटल ग्रोथ एट -6% इज स्टिल बेटर, बिकॉज एक साल पहले हम -20, -22% का डी ग्रोथ देख रहे थे। तो उसकी तुलना में डेफिनेटली आई थिंक कैपिटल गुड सीम्स टू बी बेटर। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न इलेक्ट्रिसिटी पे है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी पे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है। मिसाल के तौर पर 3 स्टेट्स जैसे यूपी, आंध्र और कर्नाटका, इन्होंने अपना पावर परचेज एग्रीमेंट्स को फॉरफिट किया है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। तो इलेक्ट्रिसिटी में मेरा माई कंसर्न इज मोर। मैन्युफैक्चरिंग मेरे ख्याल से शायद 1-2 क्वार्टर में इट शुड कम बैक टू नॉर्मल। अच्छा, बेहतर मॉनसून्स और साथ साथ सितंबर में अब त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा। वृंदा, क्या इसको पॉजिटिवली लेकर चलें? हो सकता है इनकी वजह से आईपी ग्रोथ अब फिर से पिकअप करती हुई नजर आए, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 4 बारी से लगातार मोमेंटम लूज हो रहा है। तो ये जो 2 ट्रिगर्स है, हो सकता है वे कर जाएं और यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच रहे कंपनियों की। हाँ बिल्कुल, मॉनसून है एक, और अभी जो फेस्टिवल डिमांड आएगा उसमें भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। और साथ ही साथ देखिए, लेकिन अभी 7th पे कमीशन की जो पे आउट हुई है उससे भी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगा। और एक्सपोर्ट्स का जो ट्रेंड है, जो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था, वो भी रिवर्स हो चुका है। तो एक्सपोर्ट्स की तरफ से भी हमें थोड़ा डिमांड बूस्ट मिल सकता है। तो ये सब मिलाकर लगता है कि आने वाले समय में डिमांड की तरफ से तो देयर इज पॉजिटिव स्कोप, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि हमें फ्रेश कैपेसिटी क्रिएशन देखना है। अभी इतने सारे एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं, डिफेंस में भी, रेलवेज में भी, लेकिन जो बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो ऑन द ग्राउंड, जिनको जो सेटअप हो और जहां से प्रोडक्शन भी निकले और जॉब्स भी उसमें से पैदा हों, तो वो अभी तक वो इम्पैक्ट, वो ट्रैक्शन हमें दिख नहीं रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। और आई थिंक द मेन वरी इज ओवर देयर। आज मिड टर्म इकोनॉमिक सर्वे जो पेश हुआ है उसमें एक हाईलाइट पॉइंट ये है, 6.75% से 7.5% सरकार समझ रही थी, जो उन्होंने फरवरी में एस्टिमेट दिया था कि जीडीपी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी, उसमें डाउनवर्ड रिस्क है। इसका क्या मतलब है वृंदा? डाउनवर्ड रिस्क यानी कि सपोज मॉनसून्स आर नॉट गुड, और सपोज हमें जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इतने सारी डिमांड रिवाइव होगा तभी तो न्यू प्रोजेक्ट्स विल बी सेटअप। तो अगर ये नहीं होता है, और अभी रुपी फॉर एग्जांपल, तो रुपी की अनसर्टनिटी और अगर फॉरेन इनफ्लोज की अनसर्टनिटी, सो ये सारे जो अनसर्टनिटीज बने हुए हैं, क्योंकि अभी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स रिस्क्स भी तो हैं।
तो इन सब को देखकर लगता है कि अगर इसमें अगर इन थ्रेट्स में कुछ रिवर्स हो तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे, मेनली मॉनसून की तरफ से, मेनली इन एग्रीकल्चर की तरफ से, क्योंकि एग्रीकल्चर देखिए इवन दो इट्स अबाउट 15% ऑफ जीडीपी, लेकिन एग्रीकल्चर का जो इम्पैक्ट है, जो लिंकेज है इंडस्ट्री के साथ, वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि एग्रीकल्चर से इनपुट्स आते हैं, जो गुड्स आते हैं फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो आते हैं, डिमांड भी एग्रीकल्चर से आता है। तो इसीलिए मॉनसून का बहुत ही अहम इसमें रोल है। सो जो क्या बोलते हैं, अनसर्टनिटीज है इकोनॉमी में, जो ग्लोबल इकोनॉमी में, वो बने हुए हैं। अभी फॉर एग्जांपल ऑयल प्राइसेस को ही ले लीजिए, अभी तक तो ऑयल प्राइसेस हैव बीन वेरी बिनाइन, उसका इम्पैक्ट हमें वी हैव बीन एबल टू रीप करंट अकाउंट पर भी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर भी और जीडीपी पर भी। लेकिन अगर जो जियोपॉलिटिक्स जो इतनी अनसर्टन बनी हुई है, अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम होता है और कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने लगते हैं या ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, तो उससे हमें सीधा हमारी इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा। तो इसीलिए कहा है कि अभी तक डाउनवर्ड रिस्क अभी तक बने हुए हैं। राइट, इनफैक्ट ये जो आपने एकदम से एग्रीकल्चर का पॉइंट उठा दिया, आईपी में एग्रीकल्चर नहीं कंट्रीब्यूट करता, लेकिन फिर भी एक इम्पैक्ट जरूर डाल सकता है। और यही ऋषि मेरा आपसे भी प्रश्न होगा, देखिए जो फार्म लोन वेवर्स दिए गए थे हाल फिलहाल में, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है इकोनॉमी में, क्योंकि वो पैसा यूज कर सकते थे यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट पर्पसेस के लिए, लेकिन इससे आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था पे, स्पेशली प्रोडक्शन पे, कंपनियों के प्रोडक्शन पे, बैंकों के ऑफ टेक्स इस समय काफी कम देखने को मिल रहे हैं, तो उस पर भी असर आएगा गोइंग फॉरवर्ड? देखिए अभी इनके जो फार्म लोन वेवर्स हैं, प्राइमा फेसी अगर आप इनको देखेंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर की जो कैपेसिटी है ये उसको इफेक्ट करता है। दूसरी चीज इसमें ये होती है कि आपका जो रूरल इकोनॉमी है वो कितना ज्यादा वो बहुत ज्यादा ऑफिशियल चैनल से उनका लेंडिंग वैसे ही नहीं होता है, तो कितने लोगों को ये पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा, दैट इज अनदर क्वेश्चन। इट कैन हैव सम पॉजिटिव इफेक्ट जो डिमांड पे ऑन द रूरल सेक्टर, बट वो ऑफसेट हो जाता है बिकॉज गवर्नमेंट ये पैसा नहीं खर्च पाती है। तो बट ये थोड़ा गलत प्रेसिडेंट जरूर सेट हो जाता है कि जब भी पाइल अप होगा फार्म लोन तो गवर्नमेंट कैन इंटरवीन एंड उसको कर दे। तो बहुत सारे लोग जो लोन लेंगे उनके दिमाग में हमेशा से ये रहेगा, तो इसको हम वो इकोनॉमिक्स में से मॉरल हैजर्ड कहते हैं। तो वो एक बड़ा इशू है। ओवरऑल ग्रोथ पे इसका इम्पैक्ट मुझे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लगता इन द करेंट ईयर, बट हाँ फॉर द लॉन्गर टर्म एक गलत प्रेसिडेंट जरूर सेट होता है इस एक्टिविटी से। चलिए वक्त बताएगा कितना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है अर्थव्यवस्था पे फार्म लोन वेवर्स का। लेकिन मिस्टर हरियर, 1.53% पे है सीपीआई इन्फ्लेशन। अब जो नेक्स्ट जो आंकड़े आने वाले हैं 14 तारीख को, वो सीपीआई इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के ही हैं, और इनफैक्ट लगातार गिरती देखी है हमने। क्या आपको लगता है अब स्लो ग्रोथ के चलते, लोअर इन्फ्लेशन के चलते आरबीआई के पास दिसंबर में फिर से एक स्कोप हो जाएगा ब्याज दरें घटाने का? नहीं, मेरा मानना है कि आरबीआई विल नॉट कट रेट्स अनलेस वो अपना स्टैंड चेंज करती है। देखिए फरवरी में आरबीआई ने कहा था कि वी आर शिफ्टिंग अवर मॉनेटरी स्टैंड्स फ्रॉम अकोमोडेटिव टू न्यूट्रल। पिछली पॉलिसी में उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट्स कट जरूर किया था, लेकिन अपना स्टैंड चेंज नहीं किया था। तो मेरे ख्याल से पहले आरबीआई स्टैंड चेंज करेगी और उसके बाद ही शायद अगला रेट कट करेगी। वृंदा, ये जो बैंकों की बैलेंस शीट है बहुत स्ट्रेस है। देखिए जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आज नतीजे आए, दिग्गज बैंक है, ये जो जीएनपीए लेवल्स हैं ये 9.9% पे पहुंच गए हैं। और इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं, जो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर है ना, ये स्ट्रेस एसेट से बहुत ज्यादा जूझ रहा है, खासतौर पर पावर, टेलीकॉम, एग्री स्पेस, ये कुछ ऐसे मेटल माइनिंग, ये कुछ ऐसे स्पेसेस हैं जो आइडेंटिफाई हुई हैं जहां पर स्ट्रेस लोन्स बहुत स्ट्रांग है। कैसे अब ग्रोथ ऑफ टेक्स आप देखते हैं, लोन ऑफ टेक्स अर्थव्यवस्था में, और खासतौर से पीएसयू बैंकिंग का भविष्य कैसे देखते हैं नियर टर्म में? हाँ देखिए, ये तो आपने ठीक ही कहा कि इतने सेक्टर्स हैं जो स्ट्रेस्ड हैं, इसलिए तो बैंक की जो एसेट क्वालिटी है उसमें जरूर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन एक और प्रॉब्लम से भी बैंक जूझ रही है, वो है एक्सेस लिक्विडिटी। डिमोनेटाइजेशन के बाद एक तो बहुत सी फंड्स आ गए थे बैंक के अंदर, और दूसरा जो कॉर्पोरेट लोन है उसमें हम ऑफटेक नहीं देख रहे हैं। तो इसीलिए बैंक्स के पास पैसा, अभी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। आरबीआई का भी यही मेन फोकस है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट रादर देन इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट।
सो ये सब मिलाकर हाँ गोइंग फॉरवर्ड ये तो थोड़ा मुश्किल ही दिखता है। और ये रेजोल्यूशन, लेकिन मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ बैड लोन रेजोल्यूशन को लेकर, क्योंकि ये जो अभी न्यू पॉलिसीज गवर्नमेंट और आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, और जो न्यू बैंक्रप्सी लॉ लाई है, और जो न्यू नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल उनके जो अभी काम करने से दिख रहा है कि अभी एवरीबडी इज सीरियस अबाउट रिजॉल्विंग दिस इश्यू। तो और जो बड़े कंपनीज हैं वो भी अपने जो एसेट्स हैं काफी एसेट्स बेच के बैंक्स के लोन्स को रिटर्न करने में लगी हुई हैं। तो इसे लगता है कि सब मिलकर ये काम करें तभी ये इस पर कुछ क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन जब तक ये बैड लोन्स का प्रॉब्लम बैंक्स के ऊपर से ना, उनके बुक से ना निकाला जाए, बैंक्स विल बी कंस्ट्रेन्ड इन लेंडिंग। एक तो न्यू एसेट्स आर नॉट बीइंग क्रिएटेड, उसके और ऊपर से बैंक से डिमांड भी, कॉर्पोरेट लोन की डिमांड भी नहीं है, तो कितना तक वो कार लोन और होम लोन पे पुश करेंगे। इसलिए बैंक्स के सामने तो जरूर ही एक चैलेंज है। हाँ वृंदा, बैड लोन्स का मुद्दा मैंने इसलिए उठा लिया इस पर्टिकुलर आईपी आंकड़ों में, क्योंकि देखिए सेक्टर्स तो मैंने गिनवा दिए जहां पर बैड लोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं बैंकिंग बुक्स पे। लेकिन अभी ना ये शेल कंपनियों का मुद्दा भी एकदम से गहरा गया है। हालांकि इतना एस्केलेट बैंकिंग सिस्टम में अभी तक उतना नहीं हुआ, लेकिन अटकलें हैं कि हो सकता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री का एक्सपोजर इन कंपनियों पे बहुत हो, और अभी तो सूची बननी शुरू ही हुई है, पता नहीं कितनी कंपनियां इस लिस्ट में आ जाएं। तो ये जो शेल कंपनियों का मुद्दा है, कि इसको भी अगर जोड़ दिया जाए इस पूरे ही घटनाक्रम के साथ, तो वो भी गोइंग फॉरवर्ड बैंकों के ऑफ टेक्स पर असर डाल सकता है, बैंकों की जीएनपीएस एनपीएस पर असर डाल सकता है। मुझे तो नहीं लगता इतना, क्योंकि शेल कंपनीज जो हैं बेसिकली दे हैव नॉट, ज्यादा शेल कंपनीज जो हैं मेनली अपने टैक्स के लिए और रूटिंग द फंड्स के लिए सेटअप हुई हैं। तो इन्होंने डायरेक्टली बैंक से बोरो नहीं किया है, इसलिए इनका इम्पैक्ट बैंकिंग बुक्स के ऊपर इतना नहीं होगा जितना कि जो बिग कंपनीज जिन्होंने शेल कंपनी सेटअप किए हैं उन पर ज्यादा इम्पैक्ट होगा, और थ्रू दैट शायद सेकेंडरी इम्पैक्ट होगा बैंक्स पर, अगर उन्होंने बैंक से, बिग कंपनी ने बैंक से एक्सपोजर लिया हो तो। लेकिन एक और बात यह है कि ये जो शेल कंपनीज है, इनसे जो जीवीए है इन्फ्लेट हो रहा था, तो अभी जो है हमें और थोड़ी रियलिस्टिक फिगर्स मिल सकती हैं कि कितना है एक्चुअली प्रोडक्शन। तो जब ये शेल कंपनीज का सब जो इनकी जो सारी बातें सामने आएगी तब पता चलेगा। लेकिन अभी राइट नाउ मुझे तो नहीं लगता कि शेल कंपनीज से बैंक के एनपीए में कुछ प्रॉब्लम होगा। अच्छा, पर वृंदा आपको क्या लगता है कि ब्याज दरों में कटौती का स्कोप, जैसे आपने बताया जियोपॉलिटिकल टेंशंस हावी हैं, अभी देखना होगा कि फेड क्या पॉलिसी स्टांस अपनाता है, लेकिन ये सिर्फ घरेलू ट्रिगर्स के आधार पर, क्योंकि बिल्कुल स्लो डाउन लग रहा है इस समय इकोनॉमी में, ज़्यादा हलचल है नहीं आईपी प्रोडक्शन में, सीपीआई इन्फ्लेशन निचले स्तरों पर है, अब 2% से कम और आरबीआई के टारगेट से बेहद नीचे, तो ऐसे में फिर से क्या स्कोप बन जाता है। और आरबीआई इनफैक्ट जो अभी सर्वे पेश हुआ था आज, इसमें भी लिखा हुआ, इसमें भी यही मेंशन है कि ये जो इन्फ्लेशन है मार्च तक 4% पे रहेगी, और वो भी आरबीआई के एस्टिमेट से थोड़ा कम है। हाँ बिल्कुल, देखिए आरबीआई जो जहां तक इन्फ्लेशन की बात है वहां पर आई थिंक आरबीआई का टारगेट अचीव हो चुका है। लेकिन इन्फ्लेशन सिर्फ एक ही आइटम नहीं है जिस पर आरबीआई जिसको देखकर आरबीआई ब्याज दरें घटाएंगी या बढ़ाएंगी, कुछ इस समय तो घटाने का चल रहा है। लेकिन देखिए ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो स्लो डाउन दिख रहा है वो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ डिमांड है। इकोनॉमी में जो है बेसिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इंटरेस्ट रेट को घटाने से सॉल्व नहीं होगा। और ऑलरेडी कंपनीज ने बहुत बोरो कर लिया है, चाहे बाहर के मार्केट से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स किया हो या डोमेस्टिक बोरोइंग्स किया हो। तो कंपनीज आर सिटिंग ऑन पाइल्स ऑफ लोन्स, दे हाईली लीवरेज्ड, और उनके जो अभी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं दे आर ऑल्सो नॉट वेरी एनकरेजिंग। इसलिए जस्ट आरबीआई अगर सिर्फ रेट कट करती है तो इससे ये नहीं ट्रिगर होता कि इमीडिएटली हम एक रिकवरी साइकिल देखेंगे। हमें एक्चुअली देखना है कि क्यों इंडस्ट्रीज क्यों नहीं सेटअप हो रहे हैं और प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा है। सो मेनली बिकॉज इकोनॉमी में जो डिमांड है, डिमांड में कहीं ना कहीं एक तरह से आके एक नेगेटिविटी आ गई है, और डिमांड जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक फ्रेश कैपेसिटी नहीं सेटअप होगी, और जब तक फ्रेश कैपेसिटी नहीं सेटअप होगी तब तक लोग बोरो नहीं करेंगे, उसके बाद ही इंटरेस्ट रेट का सवाल आएगा। तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता आरबीआई अभी कुछ करेगी। आरबीआई
आई थिंक विल बी ऑन अ होल्ड मोड फॉर क्वाइट सम टाइम, और पॉलिसी में भी रिवर्सल होने के चांसेस भी रिमोट हैं, लेकिन चलिए ठीक है, यानी कि डिमांड सेटअप पहले होना चाहिए, उसके बाद कैपेसिटी कंपनी को बिल्डअप करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं लोन ऑफ टेक्स जो होंगे बैंकिंग सिस्टम से और बढ़ते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया वृंदा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीएस हरेर साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऋषि आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबर ये है, नेगेटिव जोन पे पहुंच गया आईआईपी ग्रोथ, एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन -0.1% की आईआईपी जून में निकल के आई है, जो उम्मीद से बेहद कम है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जी बिजनेस पे जारी रहेगा।